गुड आफ्टरनून छात्रों। आपके कल जो वीडियो थी आई थी उसमें आपको बताया गया था कि संबंध और फलन के विषय में संबंध क्या होता है और संबंध को गणित के आधार पर हम किस तरीके से चेक करते हैं और फिर किस तरीके से उसका फलन बनाते हैं। कल हम लोगों ने कुछ चीजें जो बताई थी वो फंडामेंटल चीजें थी और थोड़ी आज जो फंडामेंटल चीजें इसकी बची हुई है वो आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझाई जाएगी। तो संबंध आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि इसे एक रिलेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे संबंध कहा जाता है। अब संबंध भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप लोग अपने ही रिलेशंस को किसी दूसरे के साथ अगर संबंधित करते हैं तो रिलेशन बदल जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने फादर के साथ जो रिलेशन बनाता हूं वो मेरे पिता हैं, मम्मी के साथ माता का, भाई के साथ भाई का और बहन के साथ बहन का। ये रिलेशन के प्रकार आपके हमारे चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से गणित के अंदर यानी मैथ के अंदर भी रिलेशंस के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था कि मैंने कल कहा था कि कल मैं आपको समझाऊंगा प्रांत और प्रसार क्या कहलाता है, क्या होता है। देखिए, किसी भी संबंध का जब भी हम कोई रिलेशन लेते हैं, देखो मैंने कल एक बार बताया था कि एक होता है कार्तीय गुणनफल, जिसे हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो एक एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था जिसमें तकरीबन 36 मैंने ऑर्डर पेयर बनाए थे या 25 ऑर्डर पेयर बनाए थे। तो वो तो एक कंप्लीट ऑर्डर पेयर होता है या कार्तीय गुणनफल होता है दो सेट्स का। यानी मान लीजिए एक सेट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट्स आपस में गुणा कर दी जाए तो जो पेयर बनेगा वो एक ऑर्डर पेयर कहलाता है। लेकिन ऑर्डर पेयर किसी संबंध से संबंधित हो यानी किसी रिलेशन से बना हुआ हो तो भाग रिलेशन के अंदर आ जाता है, यानी ऑर्डर पेयर से वो भाग भिन्न हो जाता है, यानी एक रिलेशन में वो बना हुआ है। वे रिलेशन कितने टाइप के हो सकते हैं आप समझेंगे। इससे पहले आप समझेंगे कि संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है। देखिए, संबंध का जो प्रांत होता है, मान लीजिए कोई सेट है ए के अंदर 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट है और एक संबंध दे रखा है। कोई भी संबंध हमें दे दिया कि R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो रिलेशन बनेगा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, क्योंकि उसमें ए इक्वल टू बी कहा है, तो एक रिलेशन बन जाएगा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ एक रिलेशन बनेगा। और उस संबंध में जो पहला अवयव होगा, यानी पहला 1 का 1 के साथ है, तो जो पहले अवयव को हम लोग पहले एलिमेंट को प्रांत बोलते हैं। जो दूसरे नंबर पे यानी सेकंड ऑर्डर, जिससे ऑर्डर पेयर का सेकंड जो नंबर होगा वो उसका परिसर कहलाता है, प्रसार कहलाता है। जबकि मैंने प्रत्येक चित्रण में भी इसका चित्र बना के आपको दिखाया है। यानी प्रांत पहले सेट का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर है ए बी का अगर पहला एलिमेंट ए है तो ए हमारा प्रांत होगा। ए बी का दूसरा जो एलिमेंट है वो बी है, वो हमारा परिसर होगा। आपको समझ आ गई होगी। जब भी हम किसी चीज का ऑर्डर पेयर निकालते हैं, इसका उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, उसका एक उदाहरण यहां समझिए। मान लीजिए एक सेट 1 से लेकर 9 तक की 10 तक की संख्या इसके अंदर दी हुई है और हमें संबंध दिया है R इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इस संबंध में हमें एक रिलेशन यानी ऑर्डर पेयर निकालना है। अगर मैं ए क्रॉस ए रिलेशन निकालूं, R इक्वल टू ए क्रॉस ए का अगर मैं रिलेशन निकालता हूं तो यहां से 10 एक नंबर 10 बार जाएगा, 10 यानी 100 ऑर्डर पेयर बनेंगे। और हमें 100 के 100 ऑर्डर पेयर नहीं दिखाने, हमें सिर्फ दिखाना है तो सिर्फ संबंध रिलेशन के तहत आने वाले एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर दिखाने हैं। तो उसने कहा बी सेकंड एलिमेंट है, बी ये हमारा एक तरीके से परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो बी ए स्क्वायर यानी ए का जो वर्ग होगा, ए नंबर ए जो बी आएगा वो ए के वर्ग के इक्वल होगा। एक एलिमेंट पहला एलिमेंट कहलाता, तो पहला एलिमेंट हमारा 1 है और 1 का वर्ग बी बनेगा, वो 1 ही आ गया। अब दूसरा एलिमेंट हमने 2 लिया तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 आ गया।
तीसरा एलिमेंट ने 3 लिया, 3 का वर्ग 9 आ गया, यही हमने रोक दिया। क्यों रोक दिया? अगर मैं 4 लेता हूं, 3 के बाद 4 आता है, 4 का वर्ग 16 आएगा, यानी 16 होगा। लेकिन 16 हमारे यहाँ सेट में नहीं है, हमारा जो सेट है 10 तक ही है, 10 से आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर 3 से 9 तक ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हमें देखना है कि इसका डोमेन, डोमेन इंग्लिश में बोलते हैं प्रांत को, डोमेन के एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो देखिए बच्चों, डोमेन के जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो कहलाएगा है 1 2 3, 1 2 3 ये डोमेन के एलिमेंट है। और रेंज की बात करें, रेंज यानी सेकंड एलिमेंट, सेट्स का सेकंड एलिमेंट बी है, वो होगा 149, 149 सेकंड एलिमेंट होगा, इसे रेंज बोलते हैं। और अगर हम बात करें, इसको अगर दिखाना चाहें प्रतिचित्रण के आधार पर, आलेखी विधि के द्वारा, तो वो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहां एलिमेंट थे 1 से लेकर 10 तक, मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरा काम 5 के बाद मैं सीधा 9 ले लेता हूं डॉट डॉट करके। तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ संबंध, दूसरे का 4 के साथ संबंध, तीसरे का 9 के साथ रिलेशन बन जाएगा। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये आपके 1 2 3, ये जो पहला सेट में आपका आलेखी विधि द्वारा एक बॉक्स बना हुआ है, या गोल एक अंडाकार भाग बनाया गया है, इसे हम प्रांत बोलते हैं, और इन एलिमेंट को हम परिसर बोलते हैं। एक होता है प्रांत और सहप्रांत, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। परिसर क्या है? परिसर तो वो है जिस पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जो प्रतिचित्रण बन रहा है, जिस एलिमेंट के साथ, वो तो परिसर के अंदर आएगा। यदि 1 का 1 के साथ है, 2 के साथ नहीं आया, तो 2 छूट गया, 3 भी छूट गया, और उसके बाद 2 का 4 के साथ आया, तो संबंध के अनुसार तो परिसर के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन बना है। यानी 1 4 9 इनके साथ हमारा रिलेशन बना है, यही हमारी रेंज के अंतर्गत है, यानी परिसर के अंतर्गत है, हमारी रेंज में है। और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं 2 3 5, ये सेट एक ही एलिमेंट है, बट ये सह प्रांत कहलाते हैं। यानी प्रांत के अंदर जो एलिमेंट है वो सह प्रांत के अंदर कितने एलिमेंट के साथ संबंध बना रहा, रिलेशन बना रहा, वही परिसर है। अब सीधी सिंपल बात समझिए कि हम लोग जब फोन करते हैं तो अपने रिलेशन में करते हैं, जबकि वहां बहुत सारे लोग और भी होंगे, उस गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वे सब हमें ये तो पता है कि मैंने वहां फोन किया, लेकिन हमारा संबंध जिससे हम उसी को बात करेंगे, बाकी सब सह प्रांत में आ जाएंगे। हमारी रेंज में वही होगा जो हमारा रिलेशन में होगा। आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं समझता हूं आपको प्रांत और परिसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है संबंध के प्रकार। संबंध मूल रूप से अगर बात करें प्रकार की, तो 6 प्रकार का ये संबंध होता है। रिलेशन 6 प्रकार के होते हैं, 6-7 प्रकार के रिलेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं रिक्त संबंध। यानी कि रिक्त संबंध क्या है, इसे इंग्लिश में आप एम्प्टी या वॉयलेट सेट रिलेशन भी कहते हैं। रिक्त संबंध वह संबंध कहलाता है यदि सेट ए, मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, जैसे मेरा ये सेट ए दे रखा था, और इसमें एक ऐसा रिलेशन हो जो सेट ए को यानी रिलेशन को संतुष्टि ना करता हो, तो ऐसे केसेस में जब वो संतुष्ट नहीं करेगा तो रिक्त संबंध कहलाएगा। यानी वो उस सेट के अंदर कोई संबंध बना ही नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारा वो संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R=5, और ये 5 जो सबसेट होता है A क्रॉस A का। अब रिलेशन क्या था? अब रिलेशन तो मुझे पता नहीं था, रिलेशन जो भी रहा होगा, लेकिन रिजल्ट 5 आया, यानी रिलेशन वो स्थापित नहीं कर पाया, जबकि A क्रॉस A का ऑर्डर पेयर भी हमने बनाया था, ये सबसेट था हमारे पास, लेकिन रिलेशन ऐसा था जो वो रिलेशन ना बन पाए। ऐसे रिलेशंस को, ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं, जिसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। देखिए एक एग्जांपल है इसका। मान लीजिए एक सेट है, एग्जांपल ए के अंदर 1 2 3 4 5
तक के हमने एलिमेंट ले लिए, और ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ समझाना है। 5 तक के एलिमेंट लिए और हमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है R A B such that A minus B equal to 6। यानी जो रिलेशन बन रहा है वो ए बी, यानी कि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ए और बी के ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे जिनका अंतर 6 हो, ए में से बी को 6 लेस कर दे 6 आए। तो आप क्या देख सकते हैं, हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ 1 है और सबसे बड़ा 5 है। अगर ए में से अगर मान लीजिए ए को मैं 5 ले लू, मान लो ए बड़ा 5 ले लू और सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, और 5 माइनस 1 करूं तो 5 में से 1 जाके 4 बचता है। इससे बड़े तो एलिमेंट ना तो इस सेट के अंदर है और ना ही इससे छोटा एलिमेंट है। तो जब मैं 5 में से 1 घटा के ही 4 बचा रहा हूं और मुझे तो संबंध का 6 बचना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट बन ही नहीं पाएंगे, यानी ए और बी के कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हमारा सेट रिक्त कहलाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो ये संतुष्ट ही नहीं कर रहा है, तो तब कोई भी अवयव ए बी, अब हम क्या कह सकते हैं, तब कोई भी अवयव ए बी को संतुष्ट नहीं करता, किसमें, ए क्रॉस ए, और संबंध है ए माइनस बी इक्वल टू 6 में संतुष्ट नहीं करता है। क्या लिखेंगे बेटा, को संतुष्ट नहीं करता है। अतः रिलेशन R5 होगा, जबकि आपको मैंने बताया था कि बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ये रिलेशन था, लेकिन संबंध a माइनस बी इक्वल टू 6 ये संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो रिक्त आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने डेफिनेशन मौखिक बोली है। डेफिनेशन ये है कि किसी सेट ए में कोई संबंध ऐसा हो जो ए को संतुष्ट ना करता हो, वह रिक्त समुच्चय रिक्त संबंध कहलाता है। पहला आपको संबंध क्लियर हो गया होगा, तो आप दूसरे संबंध को समझिए। ऐसे ही आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हैं, और मौखिक रूप से मैं संबंध की जो डेफिनेशन है मैं आपको समझा भी रहा हूं। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध यानी इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल यानी सबका सबके साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। देखो, हम आम भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2-3 वर्ड हमारे जीवन में ऐसे बोले जाते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, तो एक संबंध ऐसा भी होता है जो सबके लिए कॉमन संबंध होता है। जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी के साथ बाप बेटे का संबंध है, आपका भी होगा। माँ के साथ माँ और बेटे का संबंध है। तो अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर के आधार पर अगर हमारा रिलेशन निकाला जाए तो सारे मनुष्य यानी जो मेल कैंडिडेट हैं वो एक रिलेशन में आ जाएंगे। फीमेल रिलेशन में एक आ जाएंगे, चाहे उनके संबंध कुछ भी है, लेकिन फीमेल अगर रिलेशन आता है तो सारी जो लेडीज हैं या स्त्रियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सब एक जेंडर में आ जाएंगे। तो एक रिलेशन हो जाता है। एक रिलेशन का जो कॉमन रिलेशन है, जैसे कि मानव जाति, मानव जीव अब इसके अंदर सारे रिलेशन आ जाते हैं, तो ऐसा रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यानी जब हम कोई संबंध ऐसा स्थापित करें जो सबका सबके साथ कोई ना कोई संबंध बन रहा हो, तो ऐसा संबंध हमारा यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। डेफिनेशन अगर आप बात करें तो डेफिनेशन ये है, समुच्चय ए में संबंध R सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी ए के प्रत्येक अवयव से समृद्ध हो, संबंधित हो या कोई ना कोई संबंध रखता हो, तो वह संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। इसकी एक डेफिनेशन अगर हम बात करें निर्माण विधि द्वारा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस ए
ए क्रॉस ए सबसेट ए क्रॉस ए, यदि प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संबंध है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। जैसा आप हम डेफिनेशन के आधार पर समझ सकते हैं, उदाहरण के आधार पर। मान लीजिए कोई सेट है ए बी के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट हैं और हमें बताया गया कि ए एक सार्वत्रिक, यानी एक रिलेशन क्या है, ए एक जो रिलेशन कहा गया है, हमें रिलेशन जरूर दिया जाता है, ए जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का है, यानी प्रत्येक का प्रत्येक के साथ कोई ना कोई संबंध है। संबंध का कोई नाम हमें नहीं दिया गया है, लेकिन ए क्रॉस ए का एक संबंध कहा है। तो ऐसे रिलेशन को अब हम इसमें छटनी नहीं करनी। जैसे मैंने 1 से 10 तक का एक क्वेश्चन लिया था जिसमें एलिमेंट थे 1 से लेकर मैंने 10 तक एलिमेंट लिए थे, और मैंने उसमें सिर्फ एक रिलेशन लिया था जिसमें ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें सिर्फ 3 ही ऑर्डर पेयर बने थे, 1 1 2 4 और 3 9, इससे ज्यादा तो नहीं बने थे। अगर मैं सार्वत्रिक रिलेशन की बात करूं तो 100 ऑर्डर पेयर बनते, 1 से लेकर 10 तक एक एलिमेंट एक 10 तक ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर दूसरा भी 10 तक बनाएगा, तो 100 ऑर्डर पेयर बनते, और 100 ऑर्डर पेयर हमारा यूनिवर्सल कहलाता। तो ऐसे ही ए क्रॉस ए की अगर हम बात करते हैं, ए इक्वल टू ए क्रॉस ए, इसका ऑर्डर पेयर बनता है ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी। ये हमारा रिलेशन सार्वत्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसे बोलेंगे आप यूनिवर्सल रिलेशन। समझ आया होगा बच्चों? तीसरा, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी, तत्समक संबंध वह संबंध कहलाता है जो समुच्चय ए के संबंध आर को इस प्रकार संतुष्ट करे। समुच्चय ए, समुच्चय ए के में संबंध आर को इस प्रकार संतुष्ट करे। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई जो एलिमेंट है वो है ए की, और एक्स रिलेशन टू आर, एक्स का रिलेशन वाई के साथ हो, और एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो, तो ऐसा रिलेशन तत्समक रिलेशन कहलाएगा। यानी एक्स वाई जो एलिमेंट लिए हैं हमने सेट ए से लिए हैं, और दोनों एलिमेंट अगर अलग अलग हैं भी यहां देखने में, लेकिन x के और y के बीच अगर कोई संबंध है और वो संबंध ऐसा हो कि x इज इक्वल टू वाई हो, तो वो हमेशा तत्समक संबंध कहलाता है। और अर्थात इसे ये भी कह सकते हैं, अगर हमें लिखना हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स वाई रिलेशन बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेट करते हैं आई से। आई मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक रिलेशन। ये हमेशा उसी एलिमेंट का उसी के साथ हमेशा रिलेशन बनाएगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। मान लीजिए कोई सेट ए है, एक एलिमेंट 1 2 3 है, तो अगर आई ए की बात करें, तत्समक रिलेशन की बात करें, तो तत्समक रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3 होगा। तो ये रिलेशन आपका 1 रिलेशन 1 या 2 रिलेशन 2, ये हमारा तत्समक रिलेशन कहलाता है। एक्स रिलेशन वाई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा भाग आपको समझ आया होगा। चौथा भाग आपका है स्वतुल्य रिलेशन। स्वतुल्य
स्वतुल्य संबंध। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यह रिलेशन होता क्या है आप मौखिक भाषा में समझिए। यह रिलेशन यदि किसी समुच्च ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो, किसी समुच्च ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो, कोई संबंध दिया हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर के साथ, स्वयं से आर के द्वारा संबंधित हो, जो रिलेशन दिया होगा उसके द्वारा संबंधित हो, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वयं से यानी कहने का मतलब जो बात मैंने तत्समक में बताई वही बात इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें स्वयं से कहा गया है, उसमें एक्स रिलेशन। देखो तत्समक और इसमें अब अगर आप बात करेंगे तो एक जैसी कंडीशन दिखाई देती है, लेकिन उसमें ये कहा गया था एक्स रिलेशन वाई, इसमें कहा जाएगा एक्स रिलेशन एक्स, एक्स का एक्स के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। जब उसे का उसी के साथ कोई ना कोई संबंध बना हो, तो इस ऐसी स्थिति में आपका जो सेट ए ही रहेगा, ए में ए क्रॉस ए होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। वहां था एक्स वाई यानी ऑर्डर पेयर से लिया गया एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहां हो जाएगा आपका एक्स रिलेशन एक्स, एक्स का एक्स के साथ ही रिलेशन, यानी उसी एलिमेंट का उसी के साथ अगर कोई संबंध है तो वह स्वतुल्य रिलेशन कहलाता है। आप बात समझ गए होंगे। तत्समक पर इसमें क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी आप इसे कह सकते हैं, अगर बात करें दूसरी भाषा में, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स एक्स, यह एक स्वतुल्य रिलेशन है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण इसका आता है, 1 2 3 L1 L2 L3, तो ये तीनों समांतर रेखाएं हैं। तो तीनों समांतर, इनमें एक चीज कॉमन है कि बड़ी छोटी हो सकती है, छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, लेकिन एक रिलेशन इनमें कॉमन है, वो है समांतर रेखा। तो जब समांतर रेखा है यानी किसी समतल में किसी सरल रेखाओं के समुच्च में संबंधित समांतर रेखाएं हमेशा स्वतुल्य संबंध कहलाती हैं। हमेशा देखिए स्वतुल्य संबंध क्यों होगा, मान लीजिए L1 रिलेशन टू L2, L1 का L2 के साथ एक रिलेशन है, एक संबंध है, वो क्या है, यदि L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, तो ये संबंध आपका स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। स्वयं का स्वयं के साथ एक रिलेशन बन रहा है, एक ऐसा रिलेशन चाहे 1000 रेखा भी होगी तब भी ये समांतर ही कहलाएंगी, तो ऐसे रिलेशन को आप स्वतुल्य संबंध कहेंगे। तो दूसरी बात, सब दूसरा एग्जांपल इसका मैं ये भी कह सकता हूं, संबंध बराबर स्वतुल्य संबंध होते हैं। दूसरा संबंध क्या हो सकता है, यदि बराबर हो, एक जैसे हो, 2 2 है, 1 1 है, या लाइन बराबर हो या डिस्टेंस बराबर हो, वह भी एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसा आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप में x रिलेशन टू y, तो यहाँ x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर x इक्वल टू वाई है तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। बहुत सारे उदाहरण और हो सकते हैं, एक उदाहरण आप हम ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक संख्या के रूप में लिया था, वो समझने का एक उदाहरण ये भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, a बराबर 1 2 3, इसमें अगर रिलेशन स्वतुल्य है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ अगर संबंध होता है तो इस स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आप कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि वो मैंने आप कहेंगे ये तो आइडेंटिटी भी था, तत्समक भी था। तत्समक में ये कंडीशन 2 सेट्स के लिए नहीं थी, उसमें सिर्फ ये कहा गया था एक का एक के साथ, उसका उसी के साथ अगर हम संबंध लेते हैं, जैसा हमारे साथ एक रिलेशन होता है तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा है, जो 5वां इसमें संबंध है, वो है आपका सममित। इंपॉर्टेंट संबंध है जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूं। जिसे हम रिलेशन बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन एक तरीके से आम भाषा में हम कहें, एक रिलेशन हमारे बीच में जब भी पाए जाते हैं वे एक दूसरे के साथ सिमेट्री बनाते हैं।
जैसे मैं आपसे बात करता हूं, प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके साथ किसी रिलेशन से संबंधित हूं तो आप भी मेरे साथ किसी न किसी रिलेशन से संबंधित है। तो इस तरीके के जो अपोजिट रिलेशन होते हैं वे हमेशा सिमेट्री रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं तो मैं अगर किसी को इंडिकेट करता हूं या मैं बताना चाहता हूं तो मैं कहूंगा ये मेरा स्टूडेंट है। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे ये मेरे गुरुजी हैं। तो आपका और मेरा संबंध दो ही व्यक्ति हैं, लेकिन बताने के तरीके दोनों में डिफरेंट हुए। मैंने बताया ये आप मेरा स्टूडेंट है, आपने कहा ये मेरे सर हैं। तो दोनों के रिलेशन में से अंतर जो आया है वो क्या है कि हम दोनों के बताने के रिलेशन में फर्क है, लेकिन हम आदमी ही दो ही हैं, उससे ज्यादा है नहीं। तो ये दोनों रिलेशन जो हमारे आपस में बने हैं ये हमारे सिमेट्री रिलेशन कहलाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है किसी समुच्च एक पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, रिलेशन एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन एक्स। एक्स का वाई के साथ और वाई का एक्स के साथ अगर रिलेशन है तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सममित रिलेशन कहलाता है। ऐसा उदाहरण आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे संबंध बराबर सम्मित संबंध कहलाता है। बराबर वाला जो कंडीशन है वो सम्मित संबंध होता है और बराबर वाला सतुल्य भी होता है। तो बराबर वाले केस दो जगह मैंने आपको उदाहरण दिए, बराबर वाला केस सतुल्य भी होता है और बराबर वाला केस सम्मित भी होता है। मान लीजिए एक कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू वाई, तो इंप्लाइज y इक्वल टू एक्स। तो x का y के साथ अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स है। तो ये संबंध आपका सम्मित संबंध कहलाएगा, लेकिन इक्वल टू का साइन है, ये सतुल्य भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? बराबर का कंडीशन हमेशा आपकी जो कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी? सतुल्य संबंध कहलाएगी, सॉरी सम्मित संबंध कहलाएगी। दूसरा उदाहरण हो सकता है x परपेंडिकुलर टू y एंड इसका y परपेंडिकुलर टू x, यानी किसी समतल में दो रेखाएं हैं x और y। हम बोलने के दो तरीके से हो सकते हैं, पहला x परपेंडिकुलर टू y, दूसरा y परपेंडिकुलर टू x। बात वही रहेगी। तो ये दोनों संबंध सम्मित संबंध कहलाएंगे, यानी इनके बीच में कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। बस रिलेशन बात वही है जो मैंने अभी आपसे एक उदाहरण के तौर पर कही थी। हम दोनों अभी थोड़ी देर पहले कहा था एक स्टूडेंट है और सर है, दोनों ने संबंध सिर्फ पलट दिया था, आदमी दो ही थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच में सम्मित संबंध रहा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा उदाहरण और हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रिलेशन सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंप्लाइज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई 10 है तो y प्लस एक्स 10 है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एक कैसा संबंध है, यानी कि आप कह सकते हैं इनके बीच में सम्मिलित संबंध है। दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बताई, मैथमेटिकल में जो बीजगणित रूप में हम लोग ये सब काम करते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन रहा होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके बीच में ये सब रिलेशन होते हैं, इनके कुछ नाम होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, उसके अंदर 2 4 6 8 ये हमारे पास एलिमेंट है, 2 4 6 8। एक रिलेशन है इसी में r इक्वल टू r1 इक्वल टू, इसमें दिया है 2 4 4 2 4 6 2 4। मैं ऐसा ना लेकर पूरा मैं रिलेशन में हूं, 2 4 4 6 8 2, ये लिखता हूं 2 4 2 6 2 8 4 2 4 4। मैंने एक छोड़ दिया इसमें 2 2, पूरे रिलेशन बना रहा हूं 4 4 4 6 4 2 4 2 4 4 4 6 और 4 8। ऐसे हम लोग अगर कंप्लीट ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो 6 2 6 4 6 4 6 8 8 2 8 4 8 6 और 8 8।
तो इसके अंदर ये एक ऑर्डर पेयर बन गया किसी रिलेशन में। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। एक बताई है अभी थोड़ी देर पहले स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अगर खोजने लगे तो स्वतुल्य संबंध हमारा होगा 2 2, 4 4, 6 6, 8 8। इन संबंधों के बीच, इनके बीच में क्या संबंध है? स्वतुल्य का, यानी रिफ्लेक्सिव है। अगर बात करें हम लोग सममित की, तो सममित में आपको खोजना पड़ेगा 2 4, फिर 4। ये सममित है, सममित संबंध। ऐसे बहुत सारे इसमें 6 8 है, 8 6, जो 6 4 है 4 6 मिलेगा, 8 6 है 8 6 मिलेगा, 6 8 है 8 6 मिलेगा जरा। तो ये सारे संबंध जो हम खोज रहे हैं, आप भी खोज सकते हैं, ये हमारे कहलाएंगे सममित रिलेशन। आपको समझ आ गया होगा और आशा करता हूं आपकी बात क्लियर होगी। 2 मिनट या 5 मिनट का मेरा टॉपिक हो रहा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब 2 रिलेशन और हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इसके मेन भाग हैं। एक रिलेशन है संक्रमक संबंध। इसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो आप इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं, अपने दिमाग में रियलाइज कर सकते हैं कि इस तरीके के रिलेशन भी हमारे जीवन में होते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, ट्रांजिटिव में बीच में जो एक व्यक्ति, क्योंकि इसमें 3 लोगों का होना बहुत आवश्यक होता है ट्रांजिटिव में। स्वतुल्य में एक भी काम करेगा, स्वयं का स्वयं से, एक का एक से, 2 का 2 से। सममित में 2 का होना बहुत जरूरी है आपस में रिलेशन कंप्लीट करने के लिए। और ट्रांजिटिव में, संक्रमण में 3 का होना बहुत आवश्यक है, जिसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक आम भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग बहुत सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस में हमें बीच का व्यक्ति एक ऐसे रिलेशन को समझा देता है जो रिलेशन हमारा बीच पहले से नहीं था, या संबंधित रिलेशन। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए, यानी मेरा कोई रिलेशन एक व्यक्ति से था, वो मुझे मिला एक फंक्शन में, तभी उस व्यक्ति ने मेरा परिचय दूसरे व्यक्ति से कराया कि ये मेरा मित्र है और ये वहां रहता है। तो जब हम बात करने लगे तो मेरा रिलेशन भी उसके साथ निकल के, अरे भाई वो जगह, तो ऐसा बहुत जगह ऐसा होता है फंक्शंस में। और फिर हम लोग थर्ड पर्सन के साथ में एक फ्रेंडशिप वाला या जो रिलेशन बन के आ रहा हम निभाने लगते हैं। तो जो बीच का पर्सन है, जो बीच वाला पार्ट था, वो मेरे और तीसरे वाले के बीच में जो रिलेशन बनवा देता है, वो हमारा एक संक्रमक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, यदि किसी समुच्चय ए का संबंध आर इस प्रकार हो कि x रिलेशन y, y रिलेशन z, फिर x का y के साथ था। मैंने भी बताया था डेफिनेशन में, भाई मैं इससे बात कर रहा था, तभी इसने मुझे इसके बारे में बताया कि यार ये वहां से है, तो इस तरीके की बातें हमारे बीच में। तो x का रिलेशन z के साथ भी होगा। तो ऐसे रिलेशन को आप ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, संक्रमण रिलेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है नंबर 1। एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, और एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे बने। अगर मैं कंप्लीट ऑर्डर पेयर की बात करता हूं तो वो कैसे बनेगा वो देखिए। मैं कंप्लीट ऑर्डर पेयर बना लेता हूं, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये तो कंप्लीट ऑर्डर पेयर है। और हम संक्रमण रिलेशन की बात करें, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध क्या होगा? आप देखिए, 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ हो और 3 का 1 के साथ मिल जाए। देखो 1 का 2 के साथ,
और 2 का, ये 2 का 1 के साथ तो आपका सम्मिलित हो जाएगा, 2 का 3 के साथ हो गया। अब 1 का 3 के साथ ढूंढो कहां है, 1 का 3 के साथ है कि नहीं है, ये रहा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब कैसे आप समझेंगे देखिए मेरे बच्चों, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कोमा 2 का 3 के साथ है। जब 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। अब देखो 1 का 3 के साथ है कि नहीं है, ये रहा 1 रिलेशन 3, 1 रिलेशन 3। तो ये जो रिलेशन एक चेन बनी है, यानी 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 1 का 3 के साथ, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, संक्रमण रिलेशन कहलाता है। आपको बात समझ में आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। दूसरा एक उदाहरण ये भी हो सकता है, एक समतल में सभी रेखाएं कथन, अगर एक समतल में सारी रेखाएं समांतर हों, अभी मैंने 3 रेखा ली थी, L1 L2 L3। अब L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगी 100%। तो ये एग्जांपल आप सेकंड आप समझ सकते हैं, 3 समांतर रेखा है, L1 L2 L3। अब अंडरस्टूड है कि ये तीनों समांतर रेखाएं आपस में समान दूरी पर होंगी, बीच का जो अंतर समान है, यानी के बीच में जितना भी अंतर है तीनों के बीच में समांतर रिलेशन बना हुआ है। तो L1 रिलेशन टू L2 और L2 रिलेशन L3 इंप्लाइज L1 रिलेशन L3, यानी L1 का L3 के साथ रिलेशन होगा। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसमें सबसे लास्ट जो 7वां पॉइंट है वह तुल्यता संबंध, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रश्न में अगर तुल्यता संबंध पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए सवाल को कंप्लीट माना जाता है, उसमें अलग से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। तुल्यता तुल्यता संबंध एक तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इसकी खास बात क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए, किसी प्रश्न में हमसे पूछ लिया कि इसमें तुल्यता संबंध स्थापित कीजिए, तो समझ लीजिए हमारे साथ जो पूछा गया प्रश्न है वो 3 संबंधों को साथ साथ जोड़ देता है। तुल्यता संबंध वह संबंध है जो निम्न 3 कथनों को संतुष्ट करता हो। अगर ये 3 का कथन संतुष्ट करें, पहला स्वतुल्य यानी संबंध रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सममित और तीसरा समतुल्य। अगर 3 संबंध जिस रिलेशन में पाए जाएंगे, पहला स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, तीनों रिलेशन जिस संबंध में पाए जाएंगे वही उसी में तुल्यता संबंध भी होगा, वही तुल्यता संबंध कहलाता है। और जिसमें तीनों संबंध पाए जाते हैं वही फलन होता है। क्लियर होगी बात। अब हम क्योंकि इसके बाद फलन पे जाएंगे, तो हमने इस बात को समझने का बहुत जरूरी पॉइंट ये भी था कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि किसी फंक्शन में तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं वो है इसके क्वेश्चंस। अब तक जो जितनी बातें 2 वीडियो में बताई गई वो सब फंडामेंटल बातें थी। एक संबंध रहा है वो प्रतिलोम है, वो कल मैं टॉपिक में बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज क्लियर कराऊंगा। कल हम इसकी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज सेकंड वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से सेफ रहकर मास्क जरूर लगाएं, लापरवाही बहुत ज्यादा है बच्चों। अपना ध्यान स्वयं से रखें और जितने लोगों को बता सकते हो उन्हें बताइए और ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद छात्रों।